नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सब ने मेरा पिछला लेक्चर देख लिया होगा और मैं ये समझता हूँ कि आपने जो है वो पिछला लेक्चर देखा है, उसके बाद ही आप ये सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। लेकिन जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद ही जो है वो अपना सेकंड लेक्चर ये देखें, क्योंकि आपको तभी अच्छे से समझ आएगा जब आप शुरू से करेंगे। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है वो नंबर्स के बारे में बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और जो इमेजिनरी नंबर्स है वो कहाँ से कंसेप्ट आया। ठीक है। तो आज हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं अपने आगे का जो लेक्चर। लेकिन उससे पहले आपको मैंने बताया था कि अगर आपको मैथ सीखना है तो आपको पहाड़े आने चाहिए कम से कम 20-30 तक, और यही स्क्वायर्स के बारे में बताया था और यही क्यूब के बारे में भी बताया था। तो आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से रटनी है। तो आप जो है वो मुझे बताएं कमेंट में कि 21 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है। 21 का स्क्वायर 441 होता है। जिन्होंने इसको रट लिया है वो आसानी से एक सेकंड में जवाब दे देते हैं, लेकिन जो सोच रहे हैं अभी तक तो उनको मैं बता दूं कि प्लीज इसको अच्छी तरह से रट लें। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इसको जो है वो हम कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट भी अभी बता देता हूँ, लेकिन अगर कंसेप्ट से करोगे आप ये तो आपको एग्जाम में टाइम लगेगा, और अगर टाइम लगता है तो आप जो है वो बाकी बच्चों से जो है वो अलग हो जाएंगे, यानी पीछे रह जाएंगे। तो मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ रटने हैं। तो आप डेली जो है वो ये जो तीन मैंने पहाड़े बताए हैं, स्क्वायर्स और क्यूब, उनको आपको रटना है। बाकी का मैं जो आपको याद करवाता रहूंगा सही चीजें सही तरीके से। तो इसको हम 21 को क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस में 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको अगर ओपन करें तो ओपन करेंगे तो आपको पता है कि ये a का स्क्वायर यानी 20 20 400 हो गए, b का स्क्वायर 1 हो गया, और 2ab यानी 20 दूनी 40 एकम 40। तो ये भी आंसर आ गया 441। ठीक है। ये बराबर है। ठीक है ना। तो यानी 21 का स्क्वायर जो है वो 441 यानी 441 ही होगा। लेकिन जिसमें टाइम ज्यादा लगा वो अच्छा है, या जो आपने रट के एकदम परफेक्ट बताया वो सही है। तो आप जो है मेरे हिसाब से अच्छा तभी होगा जब आप ये स्क्वायर्स क्यूब और पहाड़े जो है वो रट लेंगे एकदम। ठीक है। तो अब ये जो है वो आप डेली इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। और आज जो है हम अपना रियल नंबर से आगे का, जैसे रियल नंबर्स में मैंने बताया आपको कि क्या होता है रियल नंबर्स, तो उसमें मैंने रेशनल और इरेशनल जो बताए थे नंबर्स, कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो उसके ऊपर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आज मैं उनके बारे में बात करूंगा कि किस तरह से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको जो है इस लेक्चर में विशेष बात जो क्या रहने वाली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पैलिड्रोम संख्या कौन सी होती है। शायद काफी बच्चों ने इसका नाम भी पहली बार सुना है कि पैलिड्रोम कौन सी संख्या होती है, यानी ये कौन सी संख्या आ गई। तो इसका आंसर हम इसी लेक्चर में देखेंगे कि कौन सी संख्या पैलिड्रोम संख्या होती है। लेकिन उससे पहले इससे पहले वाले कंसेप्ट हम करेंगे। ठीक है। तो पूरा लेक्चर आप देखो और आपको इसी लेक्चर में जो है वो इसका भी आंसर मिल जाएगा। तो प्रीमिय और अप्रीमिय संख्या यानी रेशनल और इरेशनल नंबर्स। प्रीमिय संख्या और अप्रीमिय संख्या होते कौन सी है, ये है रियल का ही पार्ट, यानी रियल नंबर्स में ही आते हैं रेशनल और इरेशनल। लेकिन प्रीमियर संख्या क्या होती है, p बाई क्यू, जिसमें q बराबर नहीं है 0 के, यानी वो संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी जैसे 1/2 1/3, ये जो है वो प्रीमियर संख्या है। अप्रीमियर संख्याएं वो होती है जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, यानी √5 √3 √7, इस तरह की अनेक संख्याएं होती है अप्रीमियर संख्याएं। ठीक है। और पाई भी जो है वो एक अप्रीमियर संख्या है। ठीक है। लेकिन बट 22/7 ये जो है वो प्रीमियर है। ये आपको खास ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं प्रीमियर संख्या है। ठीक है। तो पाई और 22/7 एक साथ आ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि पाई जो है वो अप्रीमियर संख्या है और 22/7 जो है वो एक प्रीमियर संख्या है। ठीक है। ये आपको पूरा ध्यान रखना है, एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो आएगा। ठीक है। तो अब हम इससे आगे का कंसेप्ट
करते हैं। ठीक है, ये आप करते जाना। अब क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीमिय और अप्रीमिय संख्याओं में कि दो अप्रीमिय संख्याओं की गुणा करते हैं तो क्या आएगा, यानी प्रीमिय होगी या अप्रीमिय। जैसे अगर मैं √3 मल्टीप्लाई √5 इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, ये आएगा √15। ठीक है, तो ये क्या है, प्रीमिय है या अप्रीमिय। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप प्रैक्टिस करके देखो और समझ के देखो कि ये क्या होगा। ठीक है, दो प्रीमिय संख्याओं अप्रीमिय संख्याओं का जोड़ घटा गुणा भाग। जैसे यहाँ पे मैंने दो अप्रीमिय संख्या है, दो अप्रीमिय का गुणा कराया तो अप्रीमिय ही आया। ठीक है, अगर एक अप्रीमिय दूसरी प्रीमिय संख्या इनकी गुणा कराई तो √3/2 आया। ये क्या होगा, कमेंट में आपको आंसर देना है। ठीक है, और प्रॉपर्टी है अगर √3 + 2 इनकी मल्टीप्लाई कराई, ये जो है वो कौन सी संख्या है, ये अप्रीमिय संख्या कहलाएगी, अप्रीमिय। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो एक हमें डायरेक्ट जो है वो प्रीमिय के रूप में नहीं मिल रही है या सीधा प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, तो ये एक अप्रीमिय संख्या है। अगर इसकी हम अप्रीमिय संख्या की प्रीमिय संख्या के साथ गुणा कराएं तो क्या आंसर आएगा, सारे ये आपको कमेंट में आंसर देने हैं। ठीक है ना, तो करके आप देखो, प्रैक्टिस करो और आंसर आपको मिल जाएगा। क्योंकि जब तक आप खुद हाथ से जो है वो इनकी प्रैक्टिस नहीं करके देखेंगे आपको आंसर एग्जाम में नहीं आने वाला। कारण ये है कि आपको मैं यहाँ पे जो है वो कंसेप्ट बताऊंगा ये वाला कि दो अप्रीमिय संख्याओं का जोड़ अप्रीमिय होता है, प्रीमिय संख्याओं की गुणा प्रीमिय होती है। इस तरह का आंसर आप यहाँ पे कर लोगे, लेकिन एग्जाम में जब तक प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तब तक नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए गए हैं। आप इस लेक्चर के बाद जो है उनकी प्रैक्टिस करना, आंसर के साथ जो है वो मैंने ये क्वेश्चन डाल दिए हैं। ठीक है, क्योंकि लेक्चर में जो है वो आपको एग्जाम से रिलेटेड ही करवाऊंगा मैं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं कराने वाला लेक्चर्स में। जो मैं 2-2 घंटे के ऐसे लेक्चर ले लूँ किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, ये सब मैं नहीं करने वाला। आपको पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम के हिसाब से जो है वो लेक्चर मिलने वाले हैं। तो आप जो है अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ये वीडियो और उनको भी जो है टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दें। अब हम करते हैं भाज्य संख्या के बारे में, क्योंकि भाज्य संख्या भी एक कंसेप्ट अच्छा है और काफ़ी एग्जाम्स में जो है वो पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी भाग हो, जो वन व स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग हो। और अन्य संख्या क्या होती है के अलावा कम से कम एक और अन्य संख्या से भाग हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4, 6, 8, ये क्या है, ये 4 है ना, तो ये 1 से भी होता है, 4 से भी भाग होता है। ठीक है, और 4 जो है वो 2 से भी होता है। इसलिए जो है वो ये तो कंसेप्ट आ गया, एक व स्वयं से भी भाग होता है, लेकिन इनके अलावा कम से कम एक और अन्य संख्या, जो अन्य संख्या है वो 4 जो है वो 2 से भी होता है, इसलिए ये भाज्य संख्या की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है अभाज्य का कंसेप्ट। अभाज्य तो जो संख्या एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य से भाग ना हो, बस उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभाज्य संख्या क्या होती है कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भाग न हो, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7,
अब 9 सोच रहे होंगे कुछ 9, लेकिन 9 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो पहले इनका बता देता हूँ। 2 है वो 2 से तो भाग हो रहा है, ठीक है। 2 है वो 1 से भाग हो रहा है, डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब किसी अन्य से भाग ना हो तो अब ये 2 है वो और किसी से भाग हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अभाज्य संख्याएं होती है। अब 9 है वो अभाज्य क्यों नहीं है? देखो 9 है, 9 से भाग होता है, ठीक है। 9 जो है 1 से भाग होता है, ठीक है। तो ये 2 तो इसका पूरा हो रहा है, लेकिन 9 जो है वो 3 से भी भाग हो रही है, ठीक है। इसलिए ये जो है वो भाज्य संख्या है। 9 जो है वो भाज्य है। समझाया आपको? ठीक है, भाज्य अभाज्य का कंसेप्ट। अब आप जो है वो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से जो है वो बना रहा हूँ कि अच्छे से सभी स्टूडेंट्स को जो है वो ये समझ आ जाए मैथ किस प्रकार से आपको करना है। सिर्फ 1-2 वीडियोज ये करवा रहा हूँ, उसके बाद जो है हम डायरेक्ट जो है अपने एग्जाम से रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं जो हरियाणा में, राजस्थान में, उनसे मैंने एनालाइज किया हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वही मैं आपको करवाऊंगा। तो अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है अभाज्य संख्या में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि 2 जो है यहां से ही अभाज्य संख्या शुरू होती है, तो 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन एक और आ सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या यानी इवन नंबर से जो अभाज्य हो वो भी 2 ही है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है? वो भी 2 ही होगी, ठीक है। तो अब को प्राइम या सह अभाज्य, सह अभाज्य यानी को प्राइम, वो संख्या जो एक पेयर के रूप में होती है, वो 2 संख्याएं जिनमें अगर हम कॉमन ले तो कॉमन एक के अलावा कुछ भी ना आए, यानी उनका एचसीएफ सिर्फ 1 हो, तो वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी जिनका एचसीएफ 1 हो, एक का मतलब एक, ओनली 1 हो, ठीक है ना कि कोई भी एक संख्या, ठीक है। ये कोप्राइम नंबर्स क्या है? 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। जैसे हम 2 का देखें कि हमारे पास एग्जांपल है 2 और 7, इनमें कॉमन लेके देखो तो इसमें कॉमन क्या आ सकता है? सिर्फ एक ही आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये 2 और 7 जो है इनका पेयर जो है वो क्या हो गया? कोप्राइम नंबर्स कहलाएगा, ठीक है। अब आगे करते हैं इसको। एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में ये भी आता है। तो अब हम एडिटिव आइडेंटिटी, इसको हम इंग्लिश में ही करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जोड़ वाली आइडेंटिटी, यानी हिंदी में अगर कहें तो योज्य तत्समक इसको कहते हैं, जोड़ वाली आइडेंटिटी। यानी कि किसी भी संख्या में क्या जोड़ें कि आंसर वो खुद संख्या ही आ जाए, यानी किसी संख्या में क्या जोड़ें कि उत्तर वही संख्या आ जाए। जैसे अगर 5 लिख दूंगा, ठीक है, 5 प्लस में यहां मैं क्या लिखूं कि उत्तर अपने पास 5 आ जाए, तो जो यहां लिखा जाएगा वही हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। तो यहाँ जो है आप सोच रहे होंगे क्या क्या लिखें कि उत्तर ये आ जाए, तो यहाँ पर अगर मैं 0 लिख दूं, 0 अगर लिख दूं तो 5 में 0 अगर जोड़ दिया जाए तो आंसर कितना होगा? 5 ही होगा। इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? हमेशा 5 होगी, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी,
यानी मल्टीप्लिकेशन से आप समझ ही गए होंगे कि वो क्या संख्या गुणा की जाए किसी भी संख्या के साथ कि आंसर क्या हो जाए, वो खुद संख्या ही आ जाए। यानी मैं 5 के साथ किस चीज की गुणा करूं कि आंसर हमारे पास 5 ही आ जाए, तो सीधा एक अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक से तो हमारे पास आंसर 5 आ जाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी 1 और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी 0। ठीक है, हमेशा होगी, ये नहीं है कि अलग अलग क्वेश्चन में यहाँ 6 लिख दूंगा तो इसकी कुछ और हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, इसकी भी 1 ही होगी क्योंकि 6 के साथ 1 की गुणा करने पर ही हमारे पास आंसर 6 आता है। तो इसलिए इसकी भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होगी। यानी किसी भी संख्या की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है और एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर इनका इनवर्स करेंगे हम, इनवर्स। ठीक है, अब इनवर्स के बारे में पढ़ना है हमें। इनवर्स यानी इनका उल्टा क्या होता है। यानी मैं अगर कहूं कि 5 है, ठीक है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई की जाए कि हमारे पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी क्या होती है 1 होती है, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इनवर्स अगर निकालना हो हमें मल्टीप्लाई का तो क्या करेंगे कि 5 गुना में क्या किया जाए कि हमारे पास सामने आइडेंटिटी आ जाए। तो जो यहाँ पे लिखा जाएगा ना वो ही ये इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या कर दूं 5 का 1/5 कर दूं तो इसके आपस में ये कट जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। इसलिए इनवर्स क्या हो जाएगा 5 का इनवर्स 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगर मैं आपसे पूछूं 10 का इनवर्स क्या होगा, 10 का इनवर्स कमेंट कर सकते हैं आप क्या होगा। तो 10 का इनवर्स क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा क्योंकि ये करने के बाद ही आंसर 1 आता है, आइडेंटिटी आता है। यानी सामने जो है वो आइडेंटिटी आती है जब इसकी मल्टीप्लाई इनवर्स की करते हैं हम किसी भी संख्या के साथ तो सामने आइडेंटिटी आती है, तो जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और यही सेम कंसेप्ट जो है वो एडिशन का हो जाएगा। एडिशन का इनवर्स अगर निकालना हो तो 5 में हमें क्या जोड़ें कि सामने आइडेंटिटी, और एडिशन की आइडेंटिटी मैंने अभी आपको बताया 0 होती है। तो यहाँ क्या जोड़ूं, तो यहाँ मैं -5 जोड़ देता हूँ तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, नहीं 5 - 5 बराबर 0। इसलिए यहाँ पर क्या है एडिशन का इनवर्स या हो गया एडिशन का इनवर्स, एडिशन का, और ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझना है। अब आगे कराने से पहले मैं आपको थोड़ा जोड़ घटा गुणा भाग इनका बता देता हूं कि किस प्रकार से करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को जो है इसमें भी हो सकता है दिक्कत हो कि कुछ संख्या जोड़ने में उनको दिक्कत आती है। जैसे घटा माइनस घटा करेंगे तो क्या हो जाता है, तो वो मैं आपको साथ में बता देता हूँ। तो ये जो है वो एक सीरीज से चलेगा लेक्चर कि पहले आपको क्या बताऊं उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए। तो हम जो है वो उसी तरह से कर रहे हैं, तो आप जो है वो इसको करते रहें। अब जोड़ का जोड़ अगर मैं बताऊं आपको, जैसे 232 प्लस 136 है, इसको ऐड करें। ये एग्जाम में आ गया इस तरह की कोई थोड़ी लंबी आ सकती है कि जिसमें कई सारे जो है वो टर्म हो और उनको ऐड करना हो। तो हम कैसे करेंगे कि आपको प्लस का निशान है ना तो इनको बस ऐड करना है। तो यहाँ आप देखोगे 2 और 6 8, यानी लास्ट वाला जो है वो लास्ट वाले के साथ होगा तो 2 और 6 8। फिर ये दूसरे नंबर का दूसरे के साथ 3 और 3 6, फिर ये इसके साथ तो 2 और 1 3। ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, 268 प्लस में 1 6 7, इसको अगर ऐड करें तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट जो है वो ऐसे करते हैं एग्जाम में कि पहले इसको लिखेंगे फिर इसके नीचे ऐसे लिखेंगे, इसमें टाइम वेस्ट होता है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जाम में क्या होता है कि सबसे पहले आपको देखना है कि जो आंसर हो उसमें लास्ट वाली टर्म जो है वो क्या क्या है, क्या सबकी टर्म जो है वो सेम है, यानी लास्ट में सबके ऐसे हो 677 687 697 587 ऐसे, मतलब लास्ट वाला सेम हो।
ठीक है। तो हमें क्या करना है, दो दो टर्म जोड़नी पड़ेगी लास्ट की, या तीन टर्म भी जोड़नी पड़ सकती है। लेकिन अगर सबका अलग अलग हो तो हम एक लास्ट टर्म से भी देख सकते हैं आंसर क्या होगा। जैसे इसका अगर हमारे पास 5 हो, ठीक है, आंसर ये 4 दे रखे हो आपके सामने है, और ये इसका आंसर निकालना हो कि इसका आंसर क्या है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि इसका आंसर हमें निकालना है और ये हमारे पास ऑप्शन है, पर वास्तव में ये जो है वो एडिशन इनका नहीं है, ऐसे ही लिखा है मैंने, लेकिन जस्ट एग्जांपल में बता रहा हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, 8 और 7 कितना होता है, 15। तो 5 देखते ही आप देखोगे इनमें आंसर सिर्फ एक के है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर सबके यहाँ पर 5 लिखे हो फिर क्या करोगे आप, फिर आपको करना है आगे और ऐड करना है। तो ये तो 8 और 7 15 हो गए, तो इसकी क्या होगी, एक कैरी आगे जाएगी, तो ये 6 और 6 12, और एक यहाँ से गया 13, उसका भी एक आगे जाएगा, तो 2 और 1 3 और 1 4, 435। तो जहाँ पे ये आंसर होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको घटा करना बताऊंगा। घटाएं कैसे, घटा में दिक्कत आती है सभी स्टूडेंट्स के। घटा देखो, घटा प्लस घटा जुड़ जाएगा, यानी दोनों अक्षर अगर घटा के हों तो हम उनको जोड़ कर देंगे। जैसे -5 -5, अगर ये हो, इनको दोनों को जोड़ना हो तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि -5 को -5 से कैसे जोड़े, ऐसे जोड़ो, -5 -5 -10। अगर कह दे, देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आ सकती है कि 5 में 5 में से 5 घटाने पर क्या उत्तर होगा। ठीक है, 5 में से 5 घटा दिए, ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा 0। लेकिन एक और स्टेटमेंट आ सकती है, वो आपको ध्यान रखनी है, क्या कि 5 में से घटा के 5 घटाने पर, 5 में से घटा के 5 घटाने पर क्या उत्तर होगा। तो 5 में से घटा के 5 घटाने पर, घटा के 5 है वो घटा दिए, तो यहाँ आंसर हमारा 10 हो जाएगा। स्टेटमेंट के ऊपर आपको ध्यान देना होगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये घटा का रूल हो गया। घटा में क्या आपको बताया मैंने कि अगर घटा 5 सेम हो तो -10 हो जाएगा, लेकिन अगर -10 हो +5 हो तो क्या होगा कि जो बड़े वाला है ना उसका निशान रह जाएगा, बड़े वाले का निशान रहेगा, और इसमें से घटा दो तो 10 में से 5 गया 5, बड़े वाले का निशान रह जाएगा। जैसे मैं अगर कर दूं -20 और प्लस के 23, तो यहाँ बड़े वाले का निशान रखना है, तो बड़ा 23 है तो निशान तो हमारा जमा का रहेगा। ठीक है, अब इसमें से ये घटा दो, कितने बचे 3। ठीक है, सिंपल आंसर है। अब गुणा सीखते हैं। गुणा करेंगे अगर हम, तो जैसे 5 गुणा 6, 6 5 30। ठीक है, दोनों जमा के थे, आंसर जमा का आ गया। अगर दोनों माइनस के होंगे तो आंसर किसका आएगा, जमा का ही आएगा, आपको ध्यान रखना है। अगर एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो आंसर जो है वो माइनस का आएगा, और तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं, सिर्फ ये 3 ही कंसेप्ट है इसमें, कि दोनों जमा के हो सकते हैं, दोनों घटा के हो सकते हैं, या एक हो सकता है। ठीक है, तो आंसर अगर ओड पावर में हो यानी विषम संख्या में पावर हो तो आंसर जो है वो नेगेटिव में रहेगा। जैसे अगर मैं कह दूं -1 -2 गुणा -3, इसमें क्या आएगा, देखो 1 2 3 बार माइनस है ना, तो सीधी बात है ओड पावर, विषम संख्या है, विषम क्योंकि 3 बार है, 1 2 3 है, तो यहाँ पर विषम के नाम का एक -1 माइनस में आएगा।
और अगर ये 2 होता ना तो सम थी तो प्लस आ जाता निशान यहाँ पे, लेकिन 3 है तो माइनस का आ गया। अब इनकी गुणा कर दो, अब इनको माइनस को भूल जाओ, 1 2 2 3 6, तो माइनस के 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये गुणा हो गया। अब भाग का रूल है, भाग जो है वो ऐसे होता है, देखो 630 भाग में कर देता हूं मैं 515। ठीक है, तो हमें जो है वो ये देखना है कि ये सबसे पहले किससे भाग हो रहा है। देखो ये 30 है, ये 15, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, तो 5 से ये जा रहा है, तो सबसे पहले हम इसको 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, अगर किसी को एग्जाम में ये जो है वो इस तरह से नहीं करना आता है तो आप जो है वो डायरेक्ट टाइम वेस्ट करे बिना डायरेक्ट आंसर निकालें। 630 को 515 से ऐसे करके निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना जल्दी हो उसके बस आंसर निकाल दो। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, आएंगे तो किस तरह से ऐसे आ जाएगा कि 1/2 1/4 ऐसे कुछ थोड़ा सा जो डायरेक्ट करता होगा उसका आंसर जो है वो बड़ा इजी होएगा, जो नीचे वाला होगा उससे करते होंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करो। मैं गुणा भाग जोड़ घटा के क्वेश्चन जो है वो एक वर्कशीट जो है वो आपको डाल दूंगा इस टेलीग्राम चैनल में, आप ज्वाइन कर लो जल्दी से। आगे हम करते हैं पूर्ववर्ती संख्या। अब पूर्ववर्ती संख्या के ऊपर क्वेश्चन जो है वो सीटेट में भी आता है, और राजस्थान सीईटी का एग्जाम हुआ था अभी 2024 का एग्जाम हुआ था लगभग सितंबर में, उसमें ये पूर्ववर्ती संख्या पूछी गई थी, अनुवर्ती पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती क्या होती है, यानी पहले वाली संख्या, जैसे मैंने पूछ लिया एग्जाम के अंदर आया है कि 650 का पूर्ववर्ती संख्या बताओ। 650 की पूर्ववर्ती यानी एक संख्या पहले वाली कौन सी है, पूर्ववर्ती का मतलब पूर्व पहले वाली, तो इसका हो जाएगा 649। बस इतना आंसर है। ठीक है, कुछ बच्चे जो है इसको भी गलत करके आ जाते हैं, तो आप जो है वो कंसेप्ट सीख के जाओ। और ये क्वेश्चन आता है, आसान नहीं है, जिसने नहीं किया है, जिसको नहीं पता है उसके लिए ये आसान नहीं है। फिर आता है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती पीछे वाली, अनुवर्ती जिस संख्या का पूछा है अनुवर्ती उससे आगे वाली संख्या। जैसे आगे वाली संख्या ये होती है आगे वाली, जैसे मैं पूछ लूं 651 की अनुवर्ती, तो इसका हो जाएगा 651 की अनुवर्ती 652, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपको करना है। अब इसके बाद हम करेंगे परिपूर्ण संख्या के बारे में। तो परिपूर्ण संख्या क्या होती है, परिपूर्ण संख्या। ठीक है, परिपूर्ण संख्या क्या होती है, वह संख्या जो फैक्टर करने के बाद जितने भी उसके फैक्टर आते हैं, ठीक है, उनका जोड़ करें तो आंसर जो है वो खुद संख्या ही आनी चाहिए, तो वो संख्या परिपूर्ण संख्या होती है। यानी कि वह पूर्णांक है जो अपने सभी गुणनखंडों का योग हो उसके बराबर हो जाए। जैसे अगर मैं कहूं 28 एग्जांपल ले लेता हूं कि 28 है, ठीक है, तो इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे, इसके गुणनखंड 1 है, ठीक है, और क्या होगा इसका 2 होगा, 4, और ये किस पे जाएगी 7 पे जाएगा, और ये 14, ठीक है, इसके ऊपर ये जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये सारे जो है इसके गुणनखंड है। ठीक है, अब इनका ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद क्या आंसर आता है वो आप देखो, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 28, यानी मैं 28 का ही गुणनखंड किए थे, 28 के ये गुणनखंड थे, और इन गुणनखंडों का अगर मैंने जोड़ किया तो वो सेम 28 के ही बराबर आ जाए। तो इस प्रकार का जो संख्या निकल के आती है, यानी इस प्रकार की जो संख्याएं होती है इनको परिपूर्ण संख्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर्स कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आ सकता है कि निम्नलिखित में से परिपूर्ण संख्या कौन सी है,
ये आते ही आपको डायरेक्ट जो है वो याद रखना है, इनके फैक्टर करने हैं यानी गुणनखंड निकालने हैं, और गुणनखंडों का जोड़ करा और जिस संख्या के बराबर आ जाए वही संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो अब आगे करते हैं हम। इंपॉर्टेंट और आती है एक पैलिड्रोम संख्या। ये संख्या जिसका आप पहली बार नाम सुन रहे हैं, पैलिड्रोम संख्या। पैलिड्रोम संख्या क्या होती है? ठीक है, पैलिड्रोम संख्या काफी बार एग्जाम में आ जाती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनको पता ही नहीं होता पैलिड्रोम संख्या क्या होती है। तो वो संख्याएं पैलिड्रोम संख्या कहलाती है जो दाईं और बाईं दोनों ओर से समान पढ़ी जा सके। जो संख्याएं दाएं व बाएं दोनों तरफ से समान रूप से पढ़ी जा सके, समान रूप से पढ़ी जा सके। ठीक है, वो संख्याएं पैलिड्रोम संख्याएं कहलाती है। अगर एग्जांपल लूं तो जैसे अगर कोई भी संख्या हो 3 4 5 1 और यहाँ 3 4 5 1, यानी मैं इस तरह से पढ़ूंगा तो भी सेम है, इस तरह से पढ़ूंगा तो भी सेम है, तो ये संख्या जो है वो एक पैलिड्रोम संख्या होगी। ठीक है, ये पूरी संख्या ना कि अलग अलग, ये एक पूरी संख्या जो है वो पैलिड्रोम संख्या कहलाएगी। यानी जो संख्या दोनों तरफ से दाएं और बाएं समान रूप से पढ़ी जा सके वो संख्या पैलिड्रोम संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब एक त्रियक संख्याएं क्या होती है, यानी त्रियक संख्या या त्रिक क्या होता है? त्रियक संख्याएं। त्रियक संख्याएं क्या होती है? त्रियक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो पाइथागोरस का रूल जो है वो फॉलो करती है, यानी वो तीन संख्याएं जो पाइथागोरस को फॉलो करे वो त्रियक संख्याएं होती है। जैसे अगर मैं कह दूं कि दो संख्याओं का वे तीन संख्याएं जिनमें किन्हीं दो का वर्ग तीसरी के वर्ग के बराबर हो, वो त्रियक संख्याएं या त्रिक कहलाती है। जैसे 3 5 4, जैसे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करूंगा तो ये 5 के स्क्वायर के बराबर हो गया। कैसे कि 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 9 और 16 25 होते हैं बराबर 25, यानी ये एक त्रियक संख्या है, यानी त्रियक संख्या का एक ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हमारा लास्ट कंसेप्ट आ जाता है, जिसके बाद ये लेक्चर हम खत्म करेंगे। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझने के बाद नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा होगा, उसमें मैं आपको स्थानीय मान और जो जातीय मान है ये तो मैंने आपको बता दिया। उसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। कितनी भी बड़ी संख्याएं क्यों ना आ जाए, एलसीएम एचसीएफ आप सेकंडों में निकालोगे। और एक क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आ जाता है कि एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक बताओ, महत्तम समापवर्तक बताओ, संख्याओं का आता है। ठीक है, तो पहले हम फेस वैल्यू कर देते हैं। क्या होती है फेस वैल्यू? फेस से मतलब चेहरा यानी जो संख्याएं डायरेक्ट हमें दिखती है। ठीक है ना, वही संख्याएं फेस वैल्यू होगी, यानी जिसका हमें डायरेक्ट जो संख्या हमें दिख रही है। जैसे 5 की फेस वैल्यू पूछ रही किसी भी संख्या में तो वो खुद ही होगी। ठीक है ना, तो यानी जो संख्या दिखती है यानी जिसका पूछा जाए ना वही आपका आंसर हो जाएगा फेस वैल्यू में। यानी इसका हिंदी में अगर मैं कहूं तो अंकित मान पूछ लिया, अंकित मान या जातीय मान। ठीक है, जातीय मान भी कह सकते हैं, वास्तविक मान भी कह सकते हैं, जातीय मान या वास्तविक, इस नाम से इसको जाना जाता है हिंदी में। तो इसकी फेस वैल्यू से आप याद रखो कि फेस वैल्यू पूछिए। जैसे कि एग्जांपल है, एग्जांपल मैं ले लेता हूं।
एग्जाम्पल है, जैसे 635 में 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3 ही होगी। ठीक है, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लेस वैल्यू, और ये हमारा लास्ट आज के लेक्चर का कंसेप्ट होगा, प्लेस वैल्यू। प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान, और इसका ये कर देते हैं स्थानीय मान, यानी कोई भी संख्या कौन से स्थान पे है वो आपसे पूछना चाहता है एग्जामिनर, तो उसका आपको आंसर देना है स्थानीय मान। जैसे मैं आपको पूछ लूं 3560 और 5 नहीं लिखते यहाँ पे, 8 लिख देते हैं, और ठीक है इतना लिख देते हैं। इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 की प्लेस वैल्यू, 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 लिख दिया, 6 लिखा, उसके बाद कितनी संख्या है बाकी और बची है राइट साइड में, 1 2, तो 2 जीरो लगा दो, वो आपकी 6 की प्लेस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछ लिया 0 की प्लेस वैल्यू, ठीक है, वो सेम कंसेप्ट ही है, 0 है तो पहले मैंने 0 लिख दिया, उसके बाद कितनी यहाँ पे जो राइट साइड में बचती है संख्या वो लिख दो, तो यहाँ पे एक संख्या ही बचती है तो ये 0 लिख दिया, यानी आंसर आ गया 0। 0 की प्लेस वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। बस ये यहाँ तक का अपना आज का लेक्चर था, और नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि हम एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे, तो वो लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप इस लेक्चर को कंप्लीट कर लो, और आपको मैं जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ आज का ये कंप्लीट लेक्चर, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जो है वो शेयर कर दें, ताकि उनका भी जो है वो मैथ में जो है वो अच्छा स्कोर हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक, और जिनको भी जो है वो ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है तो हमारे नंबर पे जो है वो मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे। इस पे 100 रुपये जो है वो इसकी फीस है, ठीक है। इसके बाद आप जो है वो 100 रुपये सेंड करके इस नंबर पे, और आपको जो है वो इस ग्रुप जो चैनल है टेलीग्राम का, जिसमें वीडियोस हैं पूरा लेक्चर और कंसेप्ट के साथ जो भी नोट्स है वो सारे आपको मिलते रहेंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।